नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस दिव्य भव्य और नव्य परिवार में। साथियों, आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और क्लास 10 में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट कहने का अर्थ ये है कि इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे एज इट इज आपका एग्जाम में छप जाने वाला है, कॉपी पेस्ट हो जाने वाला है। तो कहेंगे सर आप इतना अनुभवी रूप से कैसे बोल रहे हैं, तो हम वैसे ही क्वेश्चनों को चुन करके आपके बीच में लाए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले कई सालों में जो एग्जाम हुए हैं वहां पे पूछे गए हैं। तो चलिए रसगुल्लों, आप सभी के बीच में हम शुरू करते हैं और बहुत ही रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन भी आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। और कैसे एग्जाम में आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको 2 से 3 लाइन में लिखना है, और यदि आप 2 से 3 लाइन में सटीक आंसर लिखते हैं, लिखने का भी तरीका हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि आंसर कैसे लिखना है ताकि आपका जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सके। तो चलिए रसगुल्लों, आप सभी के बीच में हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के खिदमत में पेश है। और पहला क्वेश्चन है क्या सर? तो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जानते हैं कि खनिज जो होता है वो क्या है, किसी भी देश या राज्य के निर्माण में, विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका कैसे निभाता है? तो आप जानते हैं खनिज के बिना कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग कहां से हो रहा है? तो बिजली यहां पे आया है, करंट आया हुआ है, तब ये सारी चीजें डिजिटली रूप से चल रहा है। तो इसके लिए भी खनिज की जरूरत हुआ है। खनिज को हमने क्या किया? यूटिलाइज किया, तो ये बिजली में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी राज्य या देश का विकास खनिज से ही होता है, और जिस राज्य में या देश में खनिज की अभाव होता है उसका विकास थोड़े से कम होता है या कहें धीमे होता है। चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में, संरक्षण मतलब होता है बचाना। कैसे हम खनिज को, संसाधन को बचा सकते हैं? क्योंकि संसाधन जो होते हैं ना वो सीमित होते हैं और एक असीमित होते हैं। सीमित कहने का अर्थ ये होता है कि उसका मात्रा जो है ना फिक्स होता है। यानी कि आप कह लीजिए यदि आपका घर में कोई भी सामान है तो उसको आप कह लीजिए कि वो 10 लीटर है तो वो फिक्स है। लेकिन कह लीजिए कि आपने बोरिंग करवा दिया तो पानी वहां से क्या है, अनलिमिटेड आने वाला है, तो असीमित है। तो चलिए संरक्षण मतलब होता है बचा करके रखना, प्रबंध करके रखना, वो भी हो गया। उससे आप क्या समझते हैं? ये शॉर्ट आंसर है, यानी कि 2 से 3 लाइन में जवाब देना है। अब जवाब कैसे लिखना है वो देखिए क्या लिखेंगे? संसाधन जो है ना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ क्या हो गया? तो विवेकपूर्ण उपयोग मतलब क्या है? जितना हमको जरूरी है। फालतू का चीजें हम जो है ना वेस्ट कर देते हैं, ये नहीं। यदि नहाने में आपको 2 बाल्टी का जरूरत है तो 2 बाल्टी के पानी से आप नहा लीजिए। इसी को कहते हैं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन आजकल क्या देखेंगे, जहां पे मग से पानी उझलना चाहिए नहाने के समय में, लोग क्या करते हैं, पूरा बल्टिए भर लिए। अब बल्टिए भर लिए ऐसे एक ही बार उझल लिए, तो उससे क्या है, आपका शरीर पर 1 से 2 मग पानी ही गया, बाकी सब क्या है, नीचे गिर गया। तो ये क्या है, ये बेशरम लोग करते हैं, और बेशरम लोग जो होते हैं इसी तरह के करेंगे, संसाधन का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, आप जो है ना मग से ही उझलते होंगे, फालतू की चीजें बर्बाद नहीं करते होंगे। तो वही कहा गया है, विवेकपूर्ण तरीके से यदि उपयोग करते हैं उसी को हम लोग संरक्षण कहते हैं। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। कोई भी जो खनिज है ना उसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। कोयला के बारे में आप जानते हैं, पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं कि लाखों वर्षों के बाद जो है ना वो परिणत होता है। इसीलिए और इसका जो प्रबंधन करना भी क्या है, जटिल प्रक्रिया है, बड़ा ही कठोर है। इस उत्पादन से लेकर के उपभोग तक शामिल किया जाता है। जब इसका उत्पादन होता है और उपभोग, उत्पादन मतलब क्या है, उसको हमने उत्पादित किया, और उपभोग करना मतलब उसका यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, वहां तक जो है शामिल किया जाता है। इसीलिए क्या है, जटिल हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं जवाब तो आपका नंबर कोई काटेगा जी
नहीं काटेगा। तो नंबर कोई नहीं काट सकता है क्योंकि आप सटीक तरीके से लिखे हैं। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, तो खनिजों की आर्थिक महत्व का वर्णन करें। जो खनिज है उसका आर्थिक महत्व क्या है। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में कोयला का भंडार है, तो कोयला का भंडार होने के कारण क्या है, तो यहाँ से कोयला दूसरे जगह भी भेजा जाता है, तो जहाँ भी भेजा गया तो वहाँ से कुछ पैसे आते हैं, तो पैसे जो आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक महत्व कहते हैं। कोयला का रेट क्या है, कोयला से हम कितना कमा सकते हैं, या फिर कोई भी खनिज है उससे जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस खनिज का आर्थिक महत्व कह सकते हैं, कितना कीमत है। चलिए इसका हम जवाब कैसे लिखेंगे, तो वर्णन करने बोला है कि आर्थिक महत्व क्या है। देखिए खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। औद्योगिक उत्पादन मतलब क्या हो गया कि कहीं भी उद्योग लगा हुआ है तो वहां पे खनिज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि ये सेटअप को ही चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बिजली चाहिए, वहां भी खनिज का जरूरत होता है। तो एक उद्योग को भी चलाने के लिए किसका जरूरत होता है, खनिज की आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। थोड़ा देर पहले भी हमने बताया कि खनिज ही क्या होता है, राज्य और देश का विकास का अहम भूमिका निभाता है। खनिज नहीं है तो खनिज के अभाव में विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खनिज से ही सारा कुछ चलने वाला है। आप कल्पना करिए कि झारखंड में यदि कोयला नहीं होता तो क्या दूसरे जगह से कोयला मंगाना पड़ता, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह जो लगे हुए हैं वो बिना कोयले के नहीं चल सकते हैं, या फिर उसके जगह पेट्रोलियम की जरूरत होगा तो उसका भी यूज करना होगा। नहीं है, नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं से मंगाते तो वो हमको कॉस्टली पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ है तो वो इजी हो गया। चलिए तो इसके पर इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसा यदि आप लिखते हैं जवाब तो आपका कोई नंबर काटेगा तो नहीं काटेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझावें। अधात्विक जो खनिज होता है ना साथियों, वो किसको कहते हैं, तो आपको समझाना है उदाहरण के साथ। ऐसे ही लॉलीपॉप प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आप यकीन मानिए कि ये सारा सेशन देख लेने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम पूरा भंडार आपके बीच में प्रस्तुत कर देने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, शादी ब्याह में खिया देता है इतना दबा के कि वो भूख नहीं रहता है उसके अंदर, या फिर जो भी उसका भूख है वो मिट जाता है, वैसे ही आपका पढ़ाई का भूख और क्वेश्चन का भूख और आंसर लिखने का भूख भी मिट जाएगा और आप संतुष्ट होकर के जाएंगे। देखिए अधात्विक खनिज के बारे में क्या कहेंगे, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, धातु उसमें न के बराबर होता है, कमी होता है, और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब क्या कह सकते हैं, जर्जर हो गया होगा, या फिर ये कह लीजिए कि क्या है, वो दूसरे टाइप का हो गया होगा। जैसे आप देखते हैं ईंट कुछ होता है ना, पूरा नॉर्मल होता है, जिसको मारते हैं तो टूट जाता है, उसी को कहते हैं भंगुर हो जाना। और क्या है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। यानी कि धातु का अंश जो है न के बराबर है, कम है, तो उसको हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। देखिए हमने बताया कि भंगुर हो गया है मतलब क्या है, उसको चोट मारेंगे, छोटा सा भी चोट मारेंगे, कम भी चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा। अब इसमें बोला था उदाहरण देकर के समझाने, तो देखिए क्या है, तो डेलामाइट है, हीरा है, अभ्रक है, चूना पत्थर इत्यादि इसके उदाहरण है। और यदि आप इतना न लिख लेते हैं तो कोई नंबर काटेगा, नहीं काटेगा नंबर, किसी का बाप का औकात नहीं होगा कि आपका नंबर काट ले। चलिए साथियों, यहाँ से हमने 4 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से देख लिया है, और जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चौथे प्रश्न के साथ चलते हैं, और चौथा प्रश्न आपसे क्या जानना चाहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो चौथा प्रश्न यहां से क्या है, तो बोला है धात्विक खनिज। अभी तो हमने क्या देखा, अधात्विक खनिज को देखा, जिसमें धातु न के बराबर होता है, धातु का अंश नहीं होता है। यहाँ पूछा ये धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। अब यहाँ पहचानने का जो है ना तरीका पूछ दिया आपको कि कैसे हम धात्विक खनिज को पहचान पाएंगे, तरीका क्या है पहचानने का। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो ऊपर में कैसे लिखिएगा, देख लीजिए, जो क्वेश्चन बोला है ना उसी के जैसा रिपीट करके लिखना है कि धात्विक खनिज के 2 पहचान निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का अर्थ है नीचे लिखा हुआ है, और जैसे ही इतना एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला वो पढ़ लेता है, समझ जाता है कि बच्चा जो है ना ओवर टैलेंटेड है, अच्छा बच्चा है।
तो अच्छा बच्चा हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से जवाब लिखिएगा। पहला पहचानने का तरीका क्या है, तो इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। यदि हम धात्विक खनिज को गलाते हैं ना तो उससे हमको धातु मिल जाता है। और धातु और अधातु तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे। जी हाँ सर, साइंस में भी पढ़ लिए हैं। और धातु और अधातु को पहचानने का तरीका भी वहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख चुके होंगे। हाँ सर, देख लिए हैं। तो यहाँ से हमने क्या बोला, धात्विक जो खनिज होता है ना उसको गला देंगे तो वहाँ से हमको धातु मिल जाएगा। उसके अंदर जितना भी और भी मटेरियल होता है वो हट जाएगा और धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है सर, तो इसे पीट करके तार बनाए जा सकते हैं। और धातु में भी आप पढ़े होंगे तन्यता, जिसको हम तार बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तन्य होता है। और धातु जितने भी प्रकार के होते हैं वो तन्य होता है, अधातुवर्धनीय होता है, और विद्युत का जो है ना सुचालक होता है, चमकीला होता है, कठोर होता है। ये तमाम तरह की चीजें आप साइंस में भी पढ़े होंगे। और साइंस का यदि आप पढ़ें तो यहाँ पे भी आपका रिपीट हो जाएगा। तो दो तरीका हमने क्या देखा, गलाएंगे तो धातु मिल जाएगा, और दूसरा क्या है, पीट करके तार भी बना सकते हैं भैया। चलिए अब यहां से हम देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां क्या है, तो बोला है खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करिए। खनिज जो है ना उसका विशेषता क्या है, आखिर खनिज के विशेषताओं को लिख देना है आपको। चलिए आपको हम बताते हैं क्या विशेषता है। क्या लिखेंगे, खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। सभ्यता और संस्कृति यानी कि क्या हो गया, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसका क्या है, आधार स्तंभ है। बेसिक जो फंडामेंटल जिसको कह सकते हैं वो है। इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है। जो भी खनिज है, पहले भी हमने बताया कि कोई भी उद्योग चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए किसका जरूरत होता है, तो खनिज का जरूरत है। तो उसके बिना विकास न के बराबर हो सकता है, डेवलपमेंट न के बराबर हो सकता है। अब चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। चट्टान जो होते हैं ना उसके निर्माण में इसकी भूमिका, कहने का अर्थ है कि चट्टान में आप देखेंगे तो खनिज संसाधन भी सीमित मात्रा में भी रहता है, तो उसका भी भूमिका यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या है, 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर इसमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। टोटल खनिज कितना तक खोज हो गया है, तो 2000 प्लस, लेकिन ज्यादा आर्थिक महत्व किसका है, तो 30 खनिजों का ही आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखा गया है। और क्या है, धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। धातु की जो उपलब्धता होता है उसके अनुसार से खनिज दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार आपको बता देना है कि भैया कौन सा ये खनिज दो प्रकार के होते हैं। और आपको हम बताए थे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। चलिए छठे प्रश्न के साथ हम रूबरू करते हैं और आपसे मिलवाते हैं क्या है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज जो होता है ना उसका उपयोग क्या होता है, इस पर प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का अर्थ ये नहीं है अब प्रकाश डालने वाला में क्या करें, टॉर्च छाप दिए और दिखा दिए, तो ये नहीं है, बस उसके बारे में लिखना है कि उसका उपयोग क्या है। चलिए क्या है, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके आंतरिक सूखी सेल बनाने में या फिर फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन की तैयारी करने में यह उपयोगी होता है। तो इतने प्रकार के चीज़ों में उपयोगी होता है। इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो आपके मन में बैठ जाएगा। फिर से आपको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो ये अत्यंत उपयोगी खनिज है जिसका निर्माण इस्पात निर्माण सहित, इस्पात का जो निर्माण किया जाता है उसमें भी इसको मिश्र धातु के तौर पर यूज किया जाता है। मिश्र धातु भी पढ़े होंगे जिसमें दो धातु को मिला करके जो तीसरा धातु बनाते हैं उसी को मिश्र धातु भी कहते हैं। अब क्या है, इसका उपयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त सूखा सेल जो बैटरी बनता है उसमें भी, फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में भी, और रंग रोगन का जो कार्य किया जाता है, पुताई का जो कार्य किया जाता है उसमें भी इसको जो है यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। और 6 प्रश्न आप सभी के बीच में हमने डिस्कस कर लिया है और 7वां प्रश्न अब आपके बीच में आने वाला है। और 7वें प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो आपका भी मन जो है ना वो गदगद हो जाएगा। गदगद क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन भी गदगद टाइप का ही है, रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, तो मेनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन कहें इसीलिए क्योंकि जगह पूछा है, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। क्या होगा, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो देखिए मेनाजाइट केरल राज्य में, केरल कहाँ है,
केरल कहाँ है? तो भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल है और केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए मोनाजाइट है ना, मोनाजाइट जो है आप केरल को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु जो वहीं पे दक्षिणी भाग में ही है, आंध्र प्रदेश उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, उससे थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए तो उड़ीसा है, और आदि राज्यों के जो तटीय भाग है, तटीय भाग किसको कहते हैं? तो समुद्र के किनारे वाला भाग, उसी को हम लोग तटीय भाग कहते हैं। भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है, तो वहां पे तटीय भागों में ही उत्खनन करना मतलब क्या होता है? उसको निकालना, खोद करके बाहर करना, जैसे कोयले का खुदाई होता है, उसी को हम लोग उत्खनन कहते हैं। तो इस प्रकार से 7वां नंबर भी आपके बीच में हो गया और आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। 8वां नंबर प्रश्न, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हम सब इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही लेकर के आए हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कहेंगे सर आपने जो क्वेश्चन कराया ना एज इट इज वो एग्जाम में छपा हुआ है। 8वां प्रश्न क्या है? तो जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? जलोढ़ जो मिट्टी होता है ना उससे क्या समझते हैं ये लिखना है, और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्या है जलोढ़ मिट्टी में कौन से फसल को हम उगा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए इसका जो उत्तर आप लिखेंगे देखिए कैसे लिखना है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है, यानी कि नदी जो बहा करके अपने साथ मिट्टी को लाता है और किनारे में छोड़ देता है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या हो गया? तो पोटास की अधिकता होता है और चूना की अधिकता होता है। इसको आप याद रखिएगा। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में क्या चीज हो गया? पोटास की और चूने की अधिकता होती है, तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होता है। किसका कमी होता है? नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी। और अधिकता किसका होता है? तो पोटास एवं चूने की अधिकता होता है। दो चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बैठाने के लिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को चेंज करके भी आपको पूछ सकता है, और यदि आप जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो आप आसानी से लिखेंगे। फिर से बता देते हैं, पोटास एवं चूने की अधिकता और दूसरा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। अब यहां से बताते कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफी उपयोगी है। किसके लिए? तो धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए, और दलहन में जितने भी प्रकार के दलहन की खेती होता है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया 2-3 चीज़ें। धान की खेती कर लीजिए, गेहूं की खेती कर लीजिए, गन्ना की खेती, दलहन की खेती, और इसके साथ साथ यदि आप आलू उगाना चाहते हैं तो उसका भी, या फिर अन्य प्रकार की जो सब्जियां हैं उसका भी उत्पादन आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से उत्पादन होगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं, और बोला है भूक्षरण किसे कहते हैं। भूक्षरण जो होता है ना, आप जानते हैं एक होता है भूस्खलन। भूस्खलन में क्या होता है? वहां पे मिट्टी जो है ना वो कट करके गिर जाता है, या फिर क्या कहते हैं नदी या समुद्र के तट पर गिर जाता है, उसको भूस्खलन कहते हैं। और भूक्षरण कह रहा है तो किसको कहते हैं? सटीक जवाब देखिए, मृदा का अपने स्थान से विविध प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित हो जाना क्षरण कहलाता है। यानी कि कह लीजिए कि आपका जो है ना मृदा, जो जमीन है वो क्या होता है? विभिन्न प्रक्रिया, 2-3-4 प्रक्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ की मिट्टी दूसरे जगह खिसक जाता है। जैसे आप जानते हैं एक तो होता है क्या, जब आता है चक्रवात तो वहाँ पे हवा जब तेज चलता है ना तो वहाँ का मिट्टी धूल वगैरह उड़ जाता है। दूसरा बारिश के कारण होता है, ज़्यादा बारिश हुआ तो बारिश क्या करता है? अपना मिट्टी को ले करके चला जाता है आगे। और तीसरा क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जब आता है भूकंप, भूकंप के समय भी बहुत जगह का क्या होता है? मिट्टी गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, जो पहाड़ी होता है उसका भी जो है स्खलन हो जाता है। एंड क्या है, क्या बोल रहा है? यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल आ गया, मतलब तेज रफ्तार में पानी बह रहा है उस समय 147, ये तो यहाँ पे मिस प्रिंट है। और क्या है? हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों, जैसे हमने बताया कि सामुद्रिक लहर आया और उसके जो तट वाला एरिया है उसको क्या किया? अपने नीचे ले लिया, या फिर क्या करते हैं वहां से भूस्खलन हो गया। और क्या है? सामुद्रिक लहर हो गया द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है, वहां भी भूस्खलन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। तो सीधे से अर्थों में यदि आप देखें साथियों तो यहां से क्या हो गया?
कि जमीन जहां पे ऑलरेडी वो पहले से था वहां से यदि मिट्टी दूसरे जगह पर किसी भी कारण से शिफ्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं भूक्षरण। चलिए यहां से सर ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए क्लियर जब हो गया तो 10वां नंबर प्रश्न भी आपके बीच में है। क्या है? तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावें। अभी तो हमने जलोढ़ मिट्टी पहले ही पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरा डिस्कस भी कर दिया, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कौन सी फसल उगाया जा सकता है। अब यहां पूछ दिया विस्तार किन किन राज्यों में है, राज्यों का नाम बता देना है। और क्या है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो ये फसल वाला तो भैया हम बता दिए, बताएं कि नहीं? बता दिए हैं। कौन से क्वेश्चन में? तो यहाँ बता दिए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछ दिया है तो आप तो मुस्कुरा गए होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गया होगा कि सर ये तो आपने पहले भी बताया। जी हाँ, चलिए अब कौन से राज्य में है ये देख लीजिए। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, दूसरा बिहार है, तीसरा पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है और असम है। आप कहेंगे सर झारखंड का नाम नहीं आया। झारखंड का नाम इसीलिए नहीं आया क्योंकि झारखंड में ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि झारखंड में उस प्रकार के बड़ी जो नदियां हैं ना वो न के बराबर है। इसीलिए इस मृदा में कौन सा? तो गन्ना का, चावल का, मक्का का, दलहन जैसी जो फसल उगाई जा सकती है। और यहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि धान का, गेहूं का, गन्ना का फसल को उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को चेंज कर दिया और आपसे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता भी दिए। चलिए यहाँ से ये तो क्लियर हो गया सर। जब क्लियर हो गया तो आपको और भी चीज़ें क्लियर कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने के लिए आपको थोड़ा सा मिशन मंजिल के साथ जुड़ना होगा और यहाँ से सारे चीज़ों को देखना होगा। 11वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है और बोल रहा है कि मेरा भी जवाब आप दे करके जाइए। क्या है क्वेश्चन? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। भैया मृदा निर्माण कैसे होता है, उसका घटक कौन कौन सा है, किन किन प्रक्रियाओं से मिट्टी बन जाता है, इसके बारे में बताना है। चलिए 4-5 तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम में आप 2 भी तरीका लिख देते हैं ना तो आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई नहीं नंबर आपका काटने वाला है। कैसे होता है? तो देखिए लिखने का तरीका में आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें पूछा है उसी से संबंधित पूछेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। यहाँ तो 5 नहीं बोला था, लेकिन आप जो है ना 5 या 2 नहीं लिखते हैं संख्या, क्योंकि आप बीच में भूल गए 1-2 तो दिक्कत होगा। क्या लिखेंगे? मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यदि आप 5 लिखते हैं तो 5 लिख दीजिए, 10 लिखते हैं तो 10 लिख दीजिए, जितना आप लिखना चाहेंगे उतना लिख दीजिए। चलिए पहला क्या है? तो स्थानीय जलवायु। पहला क्या होगा? स्थानीय जलवायु। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, पर्वतीय चट्टानों एवं खनिज कण। पर्वतीय जो चट्टान है, पहाड़ है, उसमें क्या है, धूप जब लगता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे भंगूर टाइप का हो जाता है और जब पानी गिरता है या हवा चलता है तो पत्थर भी टूटता है और मृदा का निर्माण कर लेता है। वनस्पति एवं जीव, जानते हैं कि कोई भी पेड़ वगैरह है वो जब टूट जाता है या फिर सूख जाता है तो उसमें दीमक लग जाता है और धीरे धीरे आप देखे होंगे दीमक क्या करता है, वहां से मिट्टी में परिणत हो जाता है। तो यहाँ से ये चीजें हैं। तो वनस्पति एवं जीव से भी मिट्टी का निर्माण होता है। चौथा क्या है? भू आकृतियां एवं ऊंचाई। क्या है? भू आकृति जो है उसका ऊंचाई से भी मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा क्या है? मृदा निर्माण में लगा समय। मृदा के निर्माण में जो समय लगता है, ये पूरा जो प्रक्रिया से हमारा मिट्टी का निर्माण हो जाता है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतर है और यहाँ से इस तरह का अंतर करने वाला जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये शॉर्ट के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग में भी इसको पूछ सकता है और आपको बताना होगा। क्वेश्चन क्या है सर? तो खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर को स्पष्ट करने के लिए बोला गया है और जैसे ही अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी चीज़ों में अंतर करना है उसका उतना कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ खादर के बारे में बोला और बांगर के बारे में बोला तो 2 कॉलम हम बना लेंगे और दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट कर देंगे कि आखिर दोनों की विशेषताएं क्या है, दोनों की कमियां क्या है, दोनों किस प्रकार के हैं। कैसे करेंगे सर? देखिए खादर मिट्टी के बारे में देख लीजिए। तो खादर मिट्टी यहां से हम क्या देखेंगे, तो देखिए पहला देखेंगे नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन कहने का अर्थ है नया मिट्टी, नया मिट्टी, और जो उपजाऊ मिट्टी है उसको हम लोग खादर कहेंगे। क्या कहेंगे सर? खादर कहेंगे। चलिए बांगर की ओर देखते हैं। बांगर मिट्टी जो होता
होता है ना, वो क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी तो पहले भी देख लिए, तो जलोढ़ मिट्टी जो पुराना हो चुका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब नया जो उपजाऊ मिट्टी है उसको खादर कहेंगे, और जो पुरानी मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। दूसरा अंतर क्या है सर, तो खादर मिट्टी में आप लिखेंगे कि खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है वहां पे क्या होता है, मिट्टी को लाया। नवीन कह दिए, यहाँ नवीन क्या है, तो वही हमने बोला कि मिट्टी को कौन लाएगा, जब बाढ़ आएगा। बाढ़ आएगा तो क्या है, यहाँ का मिट्टी को दूसरे जगह ले गया तो वो नया मिट्टी बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, यानी कि बाढ़ के कारण मिट्टी बनती है। दूसरा क्या है, बांगर में हम देखेंगे तो बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। हमने देखा पुरानी मिट्टी है, यानी कि वो ला करके नदी के किनारे छोड़ दिया है तो वो पुराना मिट्टी हो गया, तो उसी को हम लोग बांगर कहते हैं। तीसरा जो अंतर है क्या है, देखिए उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। आप जानते हैं कि बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, और वही जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि उत्तरी बिहार, यानी कि बिहार का उत्तरी छोर, इसका जो है ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो तटवर्ती है, वहाँ पे प्रत्येक बार नया मिट्टी आ जाता है, और वहाँ के किसान क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और तरह तरह के फसल उगाते हैं। बांगर में देखेंगे तो क्या होगा, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। जो महाराष्ट्र है और पंजाब है वहाँ की भूमि इसका उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे पुरानी मिट्टी भी देखने को मिलता है, और बांगर मिट्टी ये वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इतना भी सारे प्रश्नों को देख लिया है। 2-3 प्रश्नों को और देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एंड करेंगे इस सेशन को, और अगले सेशन में आपको हम बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। क्या है, 13वां नंबर प्रश्न जो है, मृदा संरक्षण में कोई प्रभावी उपाय बताएं। मृदा संरक्षण जो है ना, उसका कोई प्रभावी उपाय, मतलब मृदा को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, प्रबंध कैसे कर सकते हैं, बचा करके कैसे रख सकते हैं, इसका उपाय बताना है। आप कहेंगे सर किसी भी चीज़ को बचा करके रखने के लिए खपत पहले तय करना होगा कि जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय जो है ना वो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज इसको यदि लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। क्या है, फसल चक्रण पद्धति अपना करके मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण आप जानते हैं, फसल उगाने का जो चक्र होता है, यानी कि धान की कटाई के बाद गेहूं बोते हैं तो वो चक्र कहलाता है। दूसरा क्या है, तो आप देखिए रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। जानते हैं कि प्रदूषण जो होता है ना, एक मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। मृदा के प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे वही चीज बोला गया है, मृदा को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी खेती किया जाता है ना, तो उसमें खाद ज़्यादा डाला जाता है, और भी तरह तरह की रासायनिक दवाइयाँ हैं वो भी डाला जाता है, जिससे मिट्टी जो है वो खराब हो जाता है। तो इसका जो है ना वही बोला गया है, जो उर्वरक हम लोग डालते हैं रासायनिक उर्वरक, उसके जगह पर क्या डालेंगे, जैविक कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं, गोबर वगैरह डालेंगे, या पत्ता को गला करके जो बनाया जाता है वो सब डालेंगे, तो मिट्टी हमारा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और क्या है, मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। तो ये आपका सटीक जवाब है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटने वाला है, और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। 14वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बोला है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल का जो चक्रण है, यानी कि कहते हैं कि कोई भी फसल का आप उत्पादन किए उसके बाद मिट्टी को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, तो वही बोला है कि फसल चक्रण, हम यदि एक ही फसल पर बार बार वहां पे फसल उगाते रहेंगे तो वो भी क्या है, मिट्टी जो है ना वहां का खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि फसल चक्रण का सही इस्तेमाल करके मिट्टी को हम वहां पे बेहतर कैसे रख सकते हैं, या मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे आप जवाब जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, तो देखिए फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल का जो चक्रण है ये मृदा का पोषण स्तर को बरकरार रखने का एक उपाय भी है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। थोड़ी देर पहले हम बताएं कि उसको क्या है ना, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। फसल पर फसल यदि हम उगाते रहें तो उसका क्या है, स्थिति कमजोर हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या है,
इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं बहुत जगह ऐसा होता है कि उस मिट्टी पर जब फसल ज़्यादा उगा लिया जाता है तो तिलहन या दलहन दाल का जो खेती कर दिया जाता है और दाल में उड़द वगैरह का खेती लगा दिया जाता है, उसके बाद उसका वहीं पे जुताई फसल के साथ ही कर दिया जाता है और वो जब नीचे दब जाता है पानी से उसको सिंचाई कर दिया जाता है तो ये दलहन या तिलहन का जो होता है ना वो वहीं पे सड़ जाता है और फिर से वहाँ का मिट्टी उर्वरक हो जाता है। तो ये उपाय करना चाहिए। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है और इसीलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। मिट्टी को बचाने के लिए फसल चक्रण का बहुत अधिक जरूरत होता है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न के साथ आप चलते हैं। क्या बोला है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि के बारे में पूछ दिया भाई साहब। अब इसका भी जवाब आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। बोला है कि जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है। वृत्ताकार रूप में मतलब क्या है, आप घर में हल चलाते होंगे खेत में तो ऐसे होता है। कैसे होता है, आप हल जोते होंगे या आप देखे होंगे किसी को हल चलाते हुए, वैसे तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हल चलाते हुए देखे होंगे। तो ये है ना। तो क्या है, तो उसकी जो है आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है और इस प्रकार से खेतों के पोषणीय स्तर क्या है, जलों के साथ नहीं बहते हैं और उसका जो पोषणीय स्तर है, जैसे आपका उसको कहते हैं सिरोर, जिसमें सिरोरिया कहते हैं, धान जब क्या कहते हैं, हल जब चलाया जाता है उसका सिरोरिया में देखते हैं पानी भर जाता है। पानी भर गया तो वहां से पानी बहाव नहीं हुआ। अब पानी बहाव नहीं हुआ तो जो भी उस मिट्टी में था नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह, ह्यूमस वगैरह, वो वहीं पे रह जाता है और पोषणीय तत्व क्या है, जलों के साथ नहीं बहते हैं और वहीं रह जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं समोच्च कृषि। और क्या है, मृदा की उर्वरता इस प्रकार से बनी रह जाती है। और इस प्रकार से आपको भी बता दें कि ऐसे यदि आप जवाब लिखते हैं तो आपका जो नंबर है वो कोई भी नहीं काटने वाला है। जो भी कॉपी चेक करने वाले रहेंगे वो भी आपको फुल में फुल मार्क्स देने वाले हैं। तो आज के लिए हम 15 प्रश्नों को हम डिस्कस किए। बाकी हमारे पास प्रश्नों का भंडार है, लेकिन आपको हम अगले सेशन में और सारे प्रश्नों को करा देंगे ताकि आप एग्जाम से पहले इतना तैयार हो जाएं कि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो वहां पे आप टेंशन में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं कि आखिर क्या लिखेंगे, बल्कि आप खुश होकर के जाएं कि जब हम एग्जाम देने आए हैं तो सारे प्रश्न हमको आते हैं। जिस भी प्रकार के प्रश्न रहेंगे सभी को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मार्क्स को जोड़ देंगे। तो चलिए इसी के साथ आपको हम बता दें कि मिशन मंजिल आपके हर सपने को साकार करने के लिए, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा से प्रयासरत है और आप सभी को लगातार क्लासेस मिलने जा रहा है और मिल भी रहा है। तो आप मिशन मंजिल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तवा और दोस्तिनिया को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तवा और दोस्तिनिया को क्यों सर, तो दोस्तवा और दोस्तिनिया को यदि आप शेयर कर देते हैं तो वो भी अपने तैयारी को बेहतर कर देगा और आप जो दोस्त उसका हैं वो जिगरी दोस्त बन जाएंगे, यानी कि लंगोटिया आर बन जाएंगे। लंगोटिया आर बनना है तो उसको पढ़ाई में मदद कर दीजिए, मिशन मंजिल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने सपने को साकार कर सकता है। तो जब भी आपको समय मिले आप अपने पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।